फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि राज्य अपने उद्देश्यों को पूरा कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, राज्य को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सबसे पहले एक विधि की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि विधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यानी कि समाज को सम्यक ढंग से चलाने के लिए विधि अत्यंत आवश्यक है। किसी मनुष्य का आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिनका पालन अनिवार्य होता है। राजनीति या समाज का अनिवार्य अंग हो गया है और समाज का प्रत्येक जीव कानून द्वारा ही संचालित है। यानी कि इस विधि के द्वारा ही सरकार के जितने भी अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इस विधि के अंतर्गत ही संचालित होते हैं। सो फ्रेंड्स, इसीलिए विधि को अम्ब्रेला इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है। यानी कि लॉ इज अम्ब्रेला इंस्ट्रूमेंट। और जो हमारा विधि है वो रिटन फॉर्म में है, यानी कि इसको लिखा गया है। और विधि बनाने का कार्य जिसके अंतर्गत आता है उसे विधायी कार्य बोलते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर। और कानून बनाने का जिम्मा सरकार के शासन के जिस अंग के अंतर्गत आता है उसको विधायिका बोला जाता है। अब यानी कि विधायिका का कार्य कानून बनाना होता है। अब बारी आती है कि कानून को लागू कैसे करना है। अब विधि को लागू करने का जो कार्य है वो कार्यपालिका होती है, और सरकार द्वारा शासन का जो ये अंग है, दूसरा अंग, उसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी। ओके फ्रेंड्स, अब सरकार द्वारा शासन का जो तीसरा अंग है जुडिशरी, उसका काम यदि किसी विधि की व्याख्या करनी हो या दो लोगों के बीच में कोई विवाद हो और दोनों लोगों के विवाद का निपटारा करना हो तो न्याय देने का कार्य जुडिशरी ही करती है। सो फ्रेंड्स, सरकार द्वारा शासन के तीन अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानून बनाना होता है, कार्यपालिका का कार्य विधि को लागू करना होता है, और न्यायपालिका का कार्य विधि की व्याख्या और न्याय देना होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि सरकार की क्या व्यापक अवधारणा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि हमने सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा निर्धारित हमने तीन अंगों की चर्चा की है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंतर्गत हम कार्यपालिका की चर्चा करेंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? सो फ्रेंड्स, कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहले जो पॉलिटिकल राजनीतिक लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक लोग हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजनीतिक लोगों की। तो ऐसी जो बॉडी होती है, तो ऐसे बॉडी को इलेक्टेड बॉडी बोलते हैं, यानी कि इसको मंत्रिपरिषद बोलते हैं। इनका चुनाव होता है और ये चुन करके संसद में आते हैं। और फ्रेंड्स, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे दुखद बात ये है कि इस मंत्रिपरिषद में वर्तमान की अगर बात करें तो 43% जो मंत्री हैं वो आपराधिक किस्म के हैं, यानी कि उन पे किसी न किसी तरह का कोई भी FIR वगैरह उन पे है। तो ये सरकार द्वारा ये बहुत ही नैरो अप्रोच को अपनाया गया है। जो ये मंत्रिपरिषद की जो ये व्यवस्था होती है, और ये बहुत ही संकीर्ण विचारों से युक्त है। फ्रेंड्स, आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि जिस मंत्रिपरिषद में 43% अपराधी हो वो क्या कानून बनाएंगे। और तो फ्रेंड्स, जो उनका अप्रोच है बहुत ही नैरो अप्रोच है। और सरकार, यानी कि सरकार का काम क्या होता है, यानी कि मंत्रिपरिषद का काम क्या होता है? मंत्रिपरिषद का काम होता है नीतियों को बनाना और नीतियों को लागू करवाना।
ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था की। जिस व्यवस्था की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो, तो प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बोलते किसे हैं? तो सिविल सेवकों के समूह को, यानी कि नौकरशाही व्यवस्था को हम एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप बोलते हैं, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था जो कार्यपालिका के अंतर्गत आती है और ये सेलेक्टेड बॉडी होती है। यानी कि आपको इस प्रशासनिक व्यवस्था में जाने के लिए आपको इलेक्टेड नहीं, आपको सेलेक्टेड यानी कि एग्ज़ाम दे करके जाना होगा। आपको प्री मेंस इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे, तब जाके आप इस व्यवस्था के अंतर्गत जुड़ेंगे। सो फ्रेंड्स,